नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संहिता अध्ययन 1 अर्थात फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो संहिता का पोर्शन होता है उसका मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर मॉडल पर या क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाए, तो हम लोगों ने भी समय निकाल कर इसको तैयार किया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं पेपर का जो पैटर्न है वो आपके सामने 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। इसमें 20 प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और देखा जाए तो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 20 नंबर का हो। उसी तरह से हम बात करेंगे सेक्शन बी में, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, तो वो आपका एक तरह से शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो वन पेज का या 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन होता है, डिपेंड करता है प्रश्न कैसा है। और वहाँ पर देखेंगे तो टोटल 8 प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 5 नंबर का होता है। इस तरह से 8 गुणे 5 40 नंबर का हो गया। और सेक्शन सी जो है, सेक्शन थर्ड जो लास्ट वाला सेक्शन होता है, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है और उसमें देखेंगे कि टोटल जो होते हैं 4 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न 10 नंबर का होता है, तो 4 गुणे 10 इक्वल टू 40। इस तरह से 20 + 40 + 40 इक्वल टू 100 नंबर का टोटल ये हो जाता है। तो 100 नंबर के पेपर में हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 अर्थात ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हेतु लिंग औषध है, अर्थात हेतु लिंग औषध को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? तो त्रिसूत्र कहेंगे, त्रिगुण कहेंगे, त्रिदोष कहेंगे, त्रिस्तंभ कहेंगे। ये पहला प्रश्न है, ये मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूँ। ये बहुत ही खास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। तो हेतु लिंग औषध को कॉमनली क्या कहेंगे? त्रिसूत्र कहेंगे, त्रिगुण कहेंगे, त्रिदोष कहेंगे, त्रिस्तंभ कहेंगे। इसके बाद देखेंगे धारी जीवित नित्यग पर्याय है। तो धारी जीवित नित्यक किसके पर्याय हैं? तो देखेंगे ऑप्शन आपके पास है आत्मा के, मन के, आयु के, शरीर के। तो किसके पर्याय है ये आयु के पर्याय हैं। ये आपके चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में आयु के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि धारी है, जीवित है, नित्यग है, और भी पर्याय दिए हुए हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न आपके सामने है, हंसोदक का वर्णन कौन से ऋतुचर्या में आया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये थर्ड प्रश्न, हंसोदक का वर्णन किस ऋतुचर्या में आया है? तो यहाँ पर देखेंगे शिशिर ऋतुचर्या, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में कि शरद ऋतु में। सही जवाब क्या होगा बच्चों? शरद ऋतु में हंसोदक का वर्णन आया है, शरद ऋतु में हंसोदक का वर्णन आया है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, संगो विड़ मूत्र वाता नाम किस वेग धारण का लक्षण है? अर्थात जो अधारणी वेग की बात करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से है कि संग मतलब रुकावट, विड़ मतलब पुरुष की, मूत्र मतलब कि टॉयलेट अर्थात यूरिन की, वात का मतलब अपान वायु की। किस वेग धारण को धारण करने से ये प्रॉब्लम आती है, सिम्टम्स आते हैं? तो अपान वायु, मूत्र का वेग, पुरुष का वेग, वमन का वेग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, पुरुष का वेग धारण करने से विड़ मूत्र वात का संग हो जाता है, अर्थात रुकावट हो जाती है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि मनु अर्थात बुद्धि और आत्मा को हम लोग एक साथ क्या कहेंगे या क्या है? तो मनु अर्थात बुद्धि और आत्मा है, तो द्रव्य संग्रह, गुण संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह या नन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी अर्थात द्रव्य गुण संग्रह। ठीक है। उसके बाद देख रहे होंगे नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशकारित्वम गुण है। तो निर्देशकारित्वम हम लोग जानते हैं कि चिकित्सा चतुष्पाद के अंतर्गत हम लोग जब देखते हैं तो इसमें हर एक पाद के चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, प्रत्येक के 4-4 गुण बताया गया है, उसमें हम लोग को ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ देखें निर्देशकारित्व गुण किसका है? वैद्य का गुण है कि द्रव्य का गुण है कि परिचारक का गुण है कि रोगी का गुण है? तो हम लोग जानते हैं कि निर्देशकारित्व रोगी का गुण है, ऑप्शन डी अर्थात ऑप्शन 4 सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, सहज कालज युक्तिकृत है। सहज कालज युक्तिकृत है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। सहज कालज युक्तिकृत क्या है? तो ये अष्टत्रिक की बात करता है, चरक संहिता सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में चरक सूत्र 11वें में देखेंगे तो त्रियषड़ी अध्याय में क्या ये त्रियषड़ा है, त्रिविध बल है, त्रिविध रोग है, त्रिविध रोग मार्ग है? तो सहज काल युक्तिकृत क्या है? त्रिविध बल है, त्रिविध बल है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि 8वां प्रश्न है, दारुण गुण है। दारुण गुण किसका है? तो जानते हैं कि दारुण गुण पहले क्या है? तो हम लोगों ने देखा कि रुच्छ, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष सभी।
तो दारुण गुण किसका है, ये हम लोग देखेंगे। ये वात दोष के जो गुण होते हैं वो दारुण गुण होता है, वात दोष का गुण दारुण होता है। तो आप जब चरक संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे नवा प्रश्न क्या है, चिकित्सा चतुष्पाद में श्रेष्ठ होता है। जैसा कि जानते हैं चिकित्सा चतुष्पाद में 4 चीज़ें होती हैं, वैद्य, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। लेकिन इन चारों में श्रेष्ठ कौन होता है, तो किसके न रहने पर चिकित्सा संभव असंभव है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन ए, अर्थात वैद्य के अर्थात विषक के न रहने पर चिकित्सा संभव नहीं है, अर्थात उसकी श्रेष्ठता सबसे ज़्यादा होती है। वैद्य श्रेष्ठ होता है चिकित्सा चतुष्पाद में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेत पर्याय है, चेत पर्याय है तो ये किसका रेफरेंस है, चरक सूत्र, चरक सूत्र 8वां, चरक सूत्र 8 इंद्रियों पर अध्याय में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है कि ये पर्याय मिलता है। तो यहाँ पर चेत किसका पर्याय है, आत्मा का, मन का, शरीर का, आयु का। तो ये किसका पर्याय है, ये मन का पर्याय है। चेत आपको कंफ्यूज करेगा चेतना से, बट यहाँ पर मन के बारे में बोला गया है, मन को चेत भी बोला गया है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि क्रूर कोष्ठ में कारण होता है। तो देखते हैं कोष्ठ की बात करते हैं तो क्रूर कोष्ठ होता है, मृदु कोष्ठ होता है, मध्यम कोष्ठ होता है। तो हम लोग इस तरह से बात करते हैं ना, तो ये अष्टांग हृदय का है। तो अष्टांग हृदय सूत्र 1 में बताया गया है कि कोष्ठ के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ। तो क्रूर कोष्ठ में कौन सा दोष रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके सामने है वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, सम दोष। तो यहाँ पर सही जवाब होगा वात दोष। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, कुपित वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा है। अगर वात दोष, अगर वायु दोष कुपित हो जाए तो उसकी चिकित्सा क्या बतलाई आचार्य वाग्भट ने, तो देखेंगे वस्ति है, विरेचन है, वमन है, नस्य है। तो वस्ति दोष जो है, वस्ति जो है चिकित्सा श्रेष्ठ चिकित्सा होती है वात दोष की। विरेचन किसकी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे विरेचन होती है पित्त की। वमन किस दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा है, कफ दोष की। तो इस तरह से याद रखेंगे कि वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा तो वस्ति है, बट अगर पित्त की पूछे तो विरेचन बताना है आपको, कफ दोष की पूछे श्रेष्ठ चिकित्सा तो वमन बताना है। उसके बाद देखेंगे कि 13वां प्रश्न देखेंगे, आचार्य वाग्भट ने दांतों की लंबाई बताई है। तो आचार्य वाग्भट ने दांतों, ध्यान दीजिएगा आचार्य वाग्भट पूछ रहा है, तो वाग्भट ने दांतों और जो दांतों के बाद जो बचा हुआ पार्ट जिससे जिह्वा साफ करते हैं, जिसको जिब्बी बोलते हैं, उसकी लंबाई बताई है। तो दांतों की लंबाई क्या बताई है, तो यहाँ देखेंगे 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल और ननाब्दिज। तो इसका सही जवाब होगा, आपको बताना है, ये हम टिक नहीं करने जा रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का दांतों की लंबाई वाग्भट ने क्या बताई है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे 14वां, किस ऋतु में प्राणियों का बल श्रेष्ठ होता है। किस ऋतु में प्राणियों का बल है, यहाँ प्राणियों का बल है, भूल गया ये त्रुटिवश है, ध्यान दीजिएगा। किस ऋतु में प्राणियों का बल श्रेष्ठ होता है, तो हम लोग देखते हैं किस ऋतु में खूब दबा कर खाते हैं, ये ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। या खूब हम लोग मेहनत कर दे, पसीना नहीं होता है, तो देखेंगे शीत ऋतु में प्राणियों का बल श्रेष्ठ होता है। शीत ऋतु में शिशिर और हेमंत ऋतुएं आती हैं। बाकी देखेंगे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो यहाँ पर शीत ऋतु में प्राणियों का बल श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पथ्य और अपथ्य को एक साथ मिलाकर खाने को कहा जाता है। अगर कोई चीज़ पथ्य और अपथ्य दोनों को मिलाकर एक साथ खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समसन, अध्यसन, विषमासन और ननाब्दिज। अर्थात सही जवाब होगा समसन। सम का मतलब सम असन, अर्थात पथ्य अपथ्य को मिलाकर एक साथ खाना क्या कहता है, समसन कहलाता है। उसके बाद देख रहे होंगे अगला प्रश्न हम लोग कि 16वां प्रश्न देख रहे होंगे, जाठ रेड़ा अग्निना योगाद दुदेति रसांतरम किसकी परिभाषा है। तो ये जब किसी की परिभाषा जब पढ़ते हैं अष्टांग हृदय में, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, वीर्य की है, विपाक की है, प्रभाव की है, कर्म की है। तो सही जवाब होगा कि ये विपाक की परिभाषा है। विपाक की परिभाषा है, जाठ रेड़ा अग्निना योगात दुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते स विपाक इति उच्यते। तो ये विपाक की परिभाषा है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे 17वां कि स्वयं, यहाँ पर ऐसे प्रश्न होना चाहिए कि कौन सा रस है जो कि स्वयं अरुचिकारक होते हुए भी अरुचि का नाश करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
क्वेश्चन नंबर 17 कि स्वयं अरुचि कारक होते हुए भी अरुचि का नाश करता है, अर्थात अरुचि किसी व्यक्ति को तो नाश कर देगा, अर्थात रुचि उत्पन्न कर देगा। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है मधुर रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस। सही जवाब क्या होगा? तिक्त रस जो होता है स्वयं अरुचि कारक होते हुए भी अरुचि का नाश करता अर्थात रुचि को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे 18वां, प्रीड़न किस धातु का कर्म है? तो धातु का कर्म आपको वाग्भट में दिया हुआ है। 7 धातुएं होती हैं, उनका 7 कर्म अलग अलग बताया गया है। प्रीड़नम, जीवनम, लेपः, स्नेहो, धारण, पूर्णम। तो इस तरह से आपको हर एक धातु का 7 धातु का 7 कर्म एक श्लोक बता देगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो प्रीड़न पहले नंबर पर आता है, इसका मतलब रस धातु का कर्म होता है। तो सही जवाब क्या होगा? रस धातु। बाकी देख रहे होंगे रक्त धातु है, मांस धातु है, मेद धातु है। तो आपको ये पूरा याद कर लेना श्लोक, जिससे किसी भी धातु का कर्म पूछे, जिससे कि हम लोग एक श्लोक में सबका ये 7 प्रश्न बन जाएंगे। अगला प्रश्न देख रहे होंगे हम लोग सामने है, ब्यान वायु का स्थान है। तो ब्यान वायु का स्थान कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, सिर है, हृदय है, आमाशय है, ग्रहणी है। तो ब्यान वायु के बारे में हम लोग देखते हैं, इसका स्थान कहाँ है? बोला गया है हृदय में रहते हुए सर्व शरीर में विचरण करता है, तो इसका स्थान क्या है? हृदय होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि आचार्य वाग्भट ने उपक्रम के भेद बतलाए हैं, या आचार्य वाग्भट ने उपक्रम का मतलब चिकित्सा के भेद बतलाए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सही जवाब है 2, 3, 4, 5। सही जवाब क्या है? पहला ऑप्शन ए है, अर्थात 2। द्विविध उपक्रम आप लोगों ने सुना होगा, द्विविध उपक्रमणीय अध्याय, उपक्रम अध्याय, द्विविध 2 उपक्रम के 2 भेद बताया है, संतर्पण अपतर्पण, संतर्पण अपतर्पण भेद बोले हैं। तो ये इस तरह से हम लोग के 20 नंबर कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है? शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जो कि हर एक जो कि यहाँ पर 8 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के होंगे। 8 × 5 = 40 हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं 8 प्रश्न में हम लोग को कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखेंगे पहला प्रश्न मतलब 20 के बाद 21वां आएगा, इसका मतलब पहला हो जाएगा। तो अजुड़ के भेद, अजुड़ के यहाँ पर 4 भेद वाग्भट ने बोले हैं। तो यहाँ पर अजुड़ के चारों भेद, अजुड़ किसे कहते हैं डिफाइन करना पड़ेगा, अजुड़ किसे कहते हैं, साथ ही साथ अजुड़ के चारों भेदों को थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा अर्थात 22वां, हंसोदक, हंसोदक के बारे में लिखना है। तो हंसोदक का वर्णन आया था शरद ऋतु में, हंसोदक का निर्माण कैसे होता है, हंसोदक के कर्म क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है आपको। अगला प्रश्न देख रहे होंगे 23वां नंबर का, व्यायाम। तो व्यायाम क्या है? तो व्यायाम को डिफाइन करना है कि व्यायाम किन व्यक्तियों को करना चाहिए, व्यायाम से क्या लाभ होता है, व्यायाम कितनी करना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा 1 से 1.5 पेज आपको जितना मैटर हो उतना लिख सकेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 1 से 1.5 पेज में ज़्यादा नहीं लिखना है ये जो मैटर है। उसके बाद देखेंगे चिकित्सा चतुष्पाद। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिकित्सा चतुष्पाद। चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में देना है कि चिकित्सा चतुष्पाद का वर्णन कौन कौन से होते हैं, विषक, द्रव्य, उपस्थता और रोगी, ये 4 हैं, इनके बारे में लिखना है आपको। अगला प्रश्न देख रहे होंगे 5वां देख रहे होंगे, अंजन कर्म। तो अंजन कर्म के बारे में आप देखेंगे, चरक ने अंजन कर्म के बारे में बताया है। अंजन 2 प्रकार के भेद बताए हैं और उसके क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उसको देखेंगे नेक्स्ट है ऋतुचर्या का। ऋतुचर्या कोई ना कोई आपके सामने ज़रूर आ जाएगा पेपरों में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने पहली ऋतुचर्या उठाई है हेमंत ऋतुचर्या, जिसमें खूब दबाकर खाने की बात कही गई, अग्नि बहुत ही तीव्र होती है। तो इस तरह की हम लोगों ने बातें क्लासेस में की है, तो आप लोग जाएंगे चैनल पे, ऋतुचर्या वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुख साध्य रोगों का स्वरूप या लक्षण क्या होता है। तो सुख साध्य रोग का मतलब हो जाएगा चरक सूत्र, जो आपका 10वां चैप्टर है, चरक सूत्र 10वें चैप्टर में आपको सुख साध्य रोगों का स्वरूप या लक्षण मिल जाएगा कि सुख साध्य रोगों कैसे होते हैं, उनका लक्षण क्या होता है। उसको देखेंगे नेक्स्ट जो लास्ट जो इसका प्रश्न है, त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ के बारे में लिखना है। त्रय स्तंभ की बारे में बात करेंगे तो वात पित्त कफ होगा, लेकिन त्रय उपस्तंभ हो जाएगा आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के बारे में आपको बताना है। अगला जो है हम लोग का सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है, जो कि 40 नंबर का होता है। यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग डिपेंड करता है 2 से 3 पेजेस में कवर करेंगे, 2 से 3 पेजेस में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हर एक प्रश्न 10 नंबर का होगा और टोटल 4 आपके सामने पेपर होंगे, 4 मतलब प्रश्न होंगे और 10 नंबर के होंगे। तो यहाँ देखेंगे औषध सेवन के काल, औषध सेवन के काल जो कि हम लोग देखेंगे अष्टांग हृदय का
अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के, ये आपको 13वें या 14वें चैप्टर में मिल जाएगा। 13वें या 14वें आप देखेंगे तो यहाँ पर औसत सेवन के काल के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर औसत सेवन के 11 काल बताए गए हैं, इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, कफ गुड़ कफ दोष के स्थान के बारे में बताना है, गुड़ के बारे में बताना है, लिखना है, कर्म के बारे में लिखना है, और उसके भेद अर्थात कफ के 5 भेदों के बारे में लिखकर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। और अगला प्रश्न देख रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इति उक्तम कारणम। इति उक्तम कारणम, ये आपको बताना है कि कहाँ ये रेफरेंस कहाँ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें, इसके बारे में कमेंट करके पूछें। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे हैं। ये चरक संहिता का है, चरक संहिता का सूत्र 1 चैप्टर का है, आप ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। इति उक्तम कारणम को लॉन्ग में लिखना है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर इसको पूछें। उसके बाद देखेंगे लास्ट प्रश्न है, इंद्रिय पंचपंचक। इंद्रिय पंचपंचक का मतलब हो जाता है कि इंद्री क्या है, इंद्री को डिफाइन करना है। और पंचपंचक क्या होता है, तो इंद्रियां 5 इंद्रियां होती, मेनली यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों के बारे में बोला गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के अर्थ या विषय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो बुद्धि होती है, 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म होते हैं। कुछ इस तरह से जो 5 चीज़ें बताई गई, ये इंद्रिय पंचपंचक आता है। तो इसको हम लोग 2 से 3 पेजेस में ये जो लॉन्ग आंसर टाइप है इसको कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये मॉडल पेपर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।